प्योरली मैकेनिकल सिस्टम्स डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस दी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, क्योंकि रियल लाइफ में आप सबको पता है कि ज्यादातर सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स है। एक बहुत ही आसान सा हम सिस्टम लेंगे डीसी मोटर का, ठीक है। आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि डीसी मोटर में जो मोशन होती है वो कैसे होती है? हम अप्लाई, ये तो आपको पता है ना कि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हमारे पास मोटर से रिजल्ट क्या आता है? रोटेशनल मोशन आती है ना, ठीक है। यस सर, बिल्कुल ठीक है, सो वी अप्लाई अ वोल्टेज बट वी गेट रोटेशनल मोशन में क्या चीज, एक टॉर्क होती है और एक उसकी एंगुलर स्पीड होती है, ठीक है। टॉर्क का मतलब है कि द फोर्स विद व्हिच इट इज रोटेटिंग एंड ओमेगा इज द स्पीड। और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। हमने एफएससी में कोई भी पढ़ा था कि हाउ इज टॉर्क कन्वर्टेबल इनटू एंगुलर स्पीड। वो जो आप बंदा एक लंबी जंप लगाता है स्विमिंग पूल में, तो he changes the positions of his body and the speed of his body ultimately increases or decreases. I remember that example, but इसको जरूर आज कहीं YouTube पर जरूर देखें कि मैं what am I trying to say, ठीक है। So कहने का मुझे, so you apply a voltage and then you apply a voltage and you get a rotational motion with some torque and with some angular speed, ठीक है। और जो मोटर लाजमी बात है, it's connected to something, it's connected to a shaft or it is connected into a pump with a pump which has some moment of inertia and damping force and, ठीक है। तो ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हम कितना रिलेशनशिप क्या चाहते हैं हम, कि फॉर एग्जांपल आप क्या रिलेशन, कितना हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो कितनी एंगुलर स्पीड हमें मिली, ठीक है। या अगर आप कंट्रोल फॉर्म में, लेट्स से आप दरवाजा खोलने वाला एग्जांपल लें, तो कितना आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, कितनी आपके पास एंगुलर मोशन आई, ठीक है। तो अब देखें रिलेशनशिप यहां पर कैसे बदल रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिस्टम। प्रीवियस सिस्टम में हम क्या देख रहे थे? जल्दी से बताएं। प्रीवियस सिस्टम में हम कौन सा रिलेशनशिप देख रहे थे? टॉर्क और एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, हम देख रहे थे कि टॉर्क से एंगुलर मोशन कितना होगा। यहाँ पर रिलेशनशिप काफी इनडायरेक्ट हो गया। हम कहते हैं कि हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं तो उससे एंगुलर मोशन या एंगुलर स्पीड कितना होगा, या लेट्स से टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो नो, द रिलेशनशिप इज मोर इनडायरेक्ट। तो एक जनरल आप सर्किट, मोटर का सर्किट इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें कुछ आर्मेचर होगा, कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और कुछ इसमें उसमें बैक ईएमएफ होगा। तो इस कहने का मकसद ये है कि जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, या इट्स अ काइंड ऑफ एन इनपुट फोर्स जो अप्लाई करते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर डेसिपेट होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, जल्दी बताएं। रेजिस्टेंस में होगा सर, मोटर में ठीक होगा, है, हाँ इंडक्टर में भी होगी सर। इंडक्टर में होगा, हाँ, थोड़ा कुछ इंडक्टर में लॉसेस होंगे, रेजिस्टेंस, और फिर जो आप अप्लाई करते हैं बाकी उससे बैक ईएमएफ जनरेट होता है। बैक ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द शाफ्ट। आपको पता है एफएससी के नॉलेज से कि आपके पास किसी भी मोटर में क्या होता है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, जब आप आर्मेचर में यू ट्राई व्हेन यू when the current flows through the armature and there is a magnetic field surrounding it, then the armature will experience a force जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और उसकी वजह से वो शाफ्ट जो है वो रोटेट होता है। थोड़ा सा अगर आप लोग अपना पिछला वो एफएससी वाला नॉलेज रिफ्रेश करें, ठीक है। तो ये देखें, आपके पास एक सादा सा सिस्टम है। देखें, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम इसलिए है कि आपको दिखाया गया है कि ये जो सारा वोल्टेज है,
ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये अल्टीमेटली टर्न्स इनटू द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। सो आप लोगों ने यू हैव टू कोरिलेट इट विद ईच अदर। इस एग्जांपल में एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, आगे चलकर ये पूरा रिलेट हो जाता है आपस में। ठीक है, तो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिख सकते हैं ना, इसके लिए यही होगी ना। डू यू एग्री विद दिस इक्वेशन? एनीवन? Yes, sir. चलें इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल सा लूं तो ये आपके पास इंडक्टर है, ये कुछ रेजिस्टर है, ये ठीक है, ये आपका वी इन है, ठीक है। तो और यहाँ से करंट फ्लो होता है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस है तो करंट कांस्टेंट होगा, ठीक है। आई ए करंट है, लेकिन अब हमें पता है कि जब ये मोटर वाइंडिंग के अंदर ये इस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होता है तो आपके पास एक बैक ईएमएफ भी जनरेट होता है। दैट बैक ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, इसको चले हम वीबी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू into voltage difference of the voltage dropped at inductor plus voltage dropped at resistance। अच्छा, वैसे अच्छा कन्वेंशन ये है कि जब आप टाइम डोमेन में लिखें तो आप स्मॉलर लिखें। मैंने प्लस प्लस क्या होगा? Back EMF. वेरी गुड, ठीक है, प्लस वी बी। ठीक है, तो यही इक्वेशन है। उन्होंने उस तरफ ई का ई बी वट एवर यू यूज द वर्ड्स, ठीक है, डजंट मैटर। और आपका जो जो टॉर्क है आपके सिस्टम का, वो किसके बराबर है? जो टॉर्क इंड्यूस करता है या जो टॉर्क मोटर को मिलती है, या मैकेनिकल टॉर्क जो बिजली आपकी, इट्स अ गुड रिलेशनशिप। ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेशनशिप है ना। सो टॉर्क इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू द मोटर, ठीक है। और आपका बैक ईएमएफ जो है वो कितना है? इसके बराबर है, ठीक है। सम कांस्टेंट इनटू एंगुलर स्पीड ऑफ द इनटू और रोटेशनल स्पीड, ठीक है। और ये जो आपका सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसको ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का ये जो आप लोगों का टॉर्क है, मैकेनिकल जो टॉर्क जनरेट हो जाता है वो कहां पर डेसिपेट हो जाता है? वो यहां पर डेसिपेट होता है, ठीक है। J into rate of change, it's J into d square theta over dt square, it's the same, plus B is the, it's maybe they should have used the same term, it's B और D, डैम्पिंग कांस्टेंट है ना, एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि डिफरेंट जगह से एग्जांपल ली गई है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। सो जो आपके पास मोटर में टॉर्क मिलती है वो कहां पर डेसिपेट होती है? ठीक है, वो इन दोनों जगहों पर डेसिपेट हो जाती है, दोनों एम्पिडेंसेस है ना, ठीक है। मतलब वो टॉर्क जो आपके पास मोटर के एंड पर मिलता है, दैट इज डेसिपेटेड इनटू रोटेटिंग द शाफ्ट,
ठीक है, प्लस ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। वैसे आप क्या चाहते हैं कि ये टर्म ज्यादा हो या बड़ा हो या कम हो? जल्दी बताएं। देखिए इसमें ये जो जब आप टॉर्क आपको मिलता है, ये यूजफुल पार्ट है ना इसका। यू यस वांट सर। टू रोटेट द शाफ्ट, राइट? जी सर। सो बट आप जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, आप ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन में डेसिपेट होता है, सो यू डोंट वांट दैट पार्ट। बट आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है? तो ये इसका मकसद ये है कि जो आपका अप्लाइड टॉर्क है वो कुछ तो लग जाता है उस शाफ्ट को रोटेट करने में और कुछ डेसिपेट हो जाता है, ठीक है? सो वही इक्वेशन है। मैं usually I try and you people must also try to actually understand कि आपसे इक्वेशन क्या बात कर रहा है, ठीक है? Remember, if you learn how to read an equation, not in terms of just symbols, but what it wants to convey to you, तो आपने मेरे ख्याल में इक्वेशन को जब आप समझ कर पढ़ते हैं तो आपने कई पेजेस वाला डॉक्यूमेंट जो है वो एक लाइन में पढ़ लिया, ठीक है? So equation is an extremely short cut to explaining a phenomena using symbols, ठीक है? But it is important that you learn to read the equation not via symbols but the kind of meanings it is conveying to you, ठीक है? तो इस तरह से इक्वेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है. I learned it with the passage of time, but it's really interesting then to read and understand the equation from the point of view of like what kind of meaning it is conveying to you. ठीक है, वही वैल्यूज आपने डाल ली हैं। ये वाली क्या, कौन सी वाली? ईबी वाली वैल्यू हमने, बैक ईएमएफ वाली वैल्यू हमने डाल ली इसमें कि वो ये इसके बराबर है, ठीक है? और आपका ये इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा इक्वेशन चेक करें। इसमें आपने टीएम की वैल्यू, यही इक्वेशन है, इक्वेशन डी, लेकिन आपने इसमें सिर्फ क्या कर लिया है, you put the value of the torque is equal to some constant into a current। समझ आ रही है ना इस इक्वेशन की? सर Yes, नहीं sir. है सर, ये इस इक्वेशन नहीं और कौन दूसरी सी? इक्वेशन। जल्दी बताएं कौन सी? दोनों दोनों की सर, ए और बी दोनों की नहीं लगी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड। इट इज ऑलवेज गुड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? एंड देयर इज नो, रिमेंबर, कोई ऐसा मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ अ गुड और अ बैड क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इज ऑलवेज गुड, ठीक है? तो अच्छा, ये यही इक्वेशन है, ये यही इक्वेशन है। इसमें हमने सिर्फ ई बी की वैल्यू डाली, बैक ईएमएफ की। बैक ईएमएफ किसके बराबर है? ओमेगा इनटू के सर। ठीक है, तो वो हम यही यही सिर्फ हम ये यहाँ लेकर आए हैं, ठीक है? अब आपको समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, इसी तरह इस इक्वेशन डी में हमने क्या किया है, सिर्फ टीएम की वैल्यू, ये टॉर्क की वैल्यू डाल दी है, ठीक है? तो ठीक है इन सर। अदर वर्ड्स ये इक्वेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरी इसलिए है कि ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टॉर्क का आपस में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रिलेशनशिप है आपका बीच में, ये जो इक्वेशन डी है खासकर, क्योंकि आपने टॉर्क को बराबर कर लिया है सम कांस्टेंट इनटू करंट पासिंग थ्रू द आर्मेचर, ठीक है? मे बी इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर हम ये क्लास में करते और बोर्ड के ऊपर लिखते तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, बट एनी हो। अच्छा, ये एक याद रखें कि कंट्रोल्स में आप इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। मुझे ये बताएं कि ये फॉर्म आप लोग कितनी आसानी से इन दो इक्वेशन से हासिल कर सकते हैं? कर सकते हैं एनीवन? Yes, sir. बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सर सिंपल, बस वो Simple कॉमन ले matters लेंगे है। और इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या कर लें? मेरे ख्याल में कर लेते हैं, चलो। लेकिन मुझे ये इक्वेशन आप लोगों ने बताना होगा। इक्वेशंस याद रखेंगे, चलो। अच्छा, इधर है अभी।
क्या इक्वेशन था? इंडक्टेंस एल ए इंटू डी आई ए बाई डी टी, मतलब ऐसा आ जाएगा, प्लस आर ए सॉरी मैं प्लस रेजिस्टेंस इनटू, अच्छा ये सारे आई हैं, सॉरी माय पेन इज नॉट वेरी गुड, प्लस ई बी किसके बराबर था? के के डब्ल्यू के ई डब्ल्यू के ई के के ई डब्ल्यू, और ये बराबर किसकी है? ई आई के। नहीं, ये इनपुट वोल्टेज के बराबर है ना? हाँ ई आई के, एग्जैक्टली, यू आर राइट। ठीक है, इनपुट वोल्टेज के बराबर है। अगर इसका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो बड़ा आसान है, एल एस इंटू आई ऑफ एस, ठीक है, प्लस आर ए इंटू आई ऑफ एस प्लस के ई इंटू डब्ल्यू ऑफ एस। चले, वैसे कन्वेंशन ये है कि इसको आप कैपिटल ई लिखें, ई आई ऑफ एस, ठीक है। अच्छा ये दोनों आई ए हैं। अच्छा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिखें, एल एस प्लस आर ए इंटू आई ए ऑफ एस, ठीक है, प्लस के ई। I need to do something about my pen. ठीक है। अच्छा वो दूसरा इक्वेशन क्या था? टॉर्क वाला इक्वेशन क्या था? जे डी ओमेगा बाई डी टी। हाँ एग्जैक्टली, भूल जाता हूँ। हाँ ये जे डी ओमेगा बाई डी टी प्लस डी ओमेगा। ये बी को मैं डी भी लिख सकता हूँ, चलें फिलहाल बी लिखें, और माइनस के माइनस के आई। ये के टी आई ए किस चीज का है? ये टॉर्क के बराबर है, ये असल में इज इक्वल टू टी एम टॉर्क का प्राइम। आई ए था, ठीक है, आई ए इज अ फंक्शन ऑफ इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये आएगा जे एस ओमेगा ऑफ एस। सर एक टर्म और भी है, के आई भी है सर, माइनस के आई हाँ ये लिखा है ना? इसके साथ सर। एक तो नहीं माइनस ये के टी ये आई है। नहीं, और नहीं होगा वो, देखें ये इक्वेशन है ना असल में, इसमें जस्ट आपने ठीक है। टॉर्क की वैल्यू डाल दी, ठीक है, जी ठीक है सर। एग्री? जी जी सर। ठीक है, ओमेगा एस माइनस के टी आई ए ऑफ एस इक्वल टू 0। अच्छा ये इक्वेशन आपने लिखना कैसे है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अब इसका? ये ऐसे आपने लिखना है, माइनस के टी आई ए ऑफ एस प्लस जे
plus into damping constant into omega of s is equal to 0. ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को मिलाएं, इसको और इसको, यानी इसको मैं चलें 1 कह देता हूं और ये वाला आपका 2. ठीक है, so it's very important to learn how to write it in standard form, तभी ये आप मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये मैं सर हम इसको सिंपल उसमें भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मतलब कन्वर्ट करने के बजाय. नहीं, हाँ हाँ, लेकिन तरीका तो यही है ना. हाँ, ये हम मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इसको इसके बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग इट इज दिस वन. आइए, टर्म्स कौन कौन से हैं? ls plus ra. Exactly. But just remember you need to learn this. ठीक है, आगे आपके काम आ सकता है बहुत. ये ls plus ra. मकसद ये है कि पहला इक्वेशन ये था. ठीक है, ओमेगा का क्या टर्म है? ke सर. के ई है ना? जी. यस सर, के ई. सॉरी, अच्छा, अब यहां पर देखिए इक्वेशन 2 में माइनस के टी. ओमेगा का क्या टर्म है? js प्लस डैम्पिंग कांस्टेंट. जेएस प्लस बी. हाँ हाँ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस. अच्छा, वहां पर ई आई था, या चूंकि अब वैसे हमें ये कैपिटल में लिखना चाहिए और यहाँ पर 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. ये दोनों इक्वेशंस को हमने ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिख लिया. देखिए, इससे फायदा ये है, अब आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स मैनिपुलेशन हम क्यों करते हैं. हम ये इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि आगे चलकर हमें ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस बड़ी आसान हो जाती हैं. ये तो खैर सिर्फ 2 इक्वेशंस हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के जरिए अगर आपके पास 4 या 5 इक्वेशंस हो तो यू कैन नॉट डू इट विदाउट मैट्रिसेस. ठीक है, मतलब यू कैन डू इट बट इट विल बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. सो दैट इज द रीजन वी राइट इट इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, और अब आप यही जो है वो क्रैमर सब्स्टिट्यूशन के जरिए आप ये मालूम करें. ये और ये रिलेशनशिप कौन कौन से हमने इन द एंड डिटरमिन किए. देखिए, ये तो शायद हम इतना इंटरेस्टेड ना हो हम इसमें. करंट, अप्लाइड करंट डिवाइड, मतलब आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो सिस्टम में करंट कितना है. मोटर में तो शायद आप इसमें इंटरेस्टेड ना हो. क्या ख्याल है, मोटर में आप किस चीज में इंटरेस्टेड है? रोटेशन इंटरेस्टेड है. एंगुलर स्पीड या में और स्पीड में. एग्जैक्टली, वेरी गुड. एंगुलर स्पीड या टॉर्क में आप इंटरेस्ट, तो आप शायद इस रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे. ठीक है, तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया. ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है. डेफिनेटली फिर जब आप उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आपके पास टाइम डोमेन में कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाता है. और टाइम डोमेन में जब आपके पास इक्वेशन आ जाता है तो देन यू कैन डिटरमिन कि जब वोल्टेज इतना होगा तो इस टाइम पर एंगुलर स्पीड कितनी होगी. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है. ये आप देख लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए हैं. इक्वेशंस वही हैं बट दे हैव प्रेजेंटेड देम इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, Laplace transform, inverse Laplace transform. In order to determine the inverse Laplace transform, you always
need your equation in some standard form, आप उसका आसानी से inverse Laplace transform you can determine. ठीक है. यस सर. अच्छा, ये दोनों डायग्राम्स इंटरेस्टिंग है. जब आप इनिशियली वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपका एंगुलर स्पीड जो है 0 से स्टार्ट होता है और फिर एक टाइम पर वो कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, मतलब जब आप मोटर पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका इनिशियल तो वो रेस्ट में होता है ना, फिर उसका स्पीड बढ़ बढ़कर एक खास टाइम पर कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है. और अच्छा, ये रिलेशनशिप देखें, ये वाला चेक करें. जब आप मोटर स्टार्ट करते हैं तो करंट के साथ क्या होता है? सर वो इनिशियल स्टेज में ज्यादा होता है एकदम से, फिर वो उसके बाद हाँ, ये एकदम करंट ज्यादा होती है और फिर वो नीचे आकर कांस्टेंट होती है. उसको हम क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं उस करंट के लिए, मैं नाम भूल गया हूँ उसका. ये सर लीड और लैग सर. लीग और लेट सर्ज करंट इसको कहते हैं, या आई फॉरगॉटन द नेम. ठीक है, ये वैसे आपको जनरली बताऊं कि इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े मोटर होते हैं, तो ये जो यकदम जब आपकी करंट ड्राइंग बहुत ज्यादा, तो मोटर जब स्टार्ट लेता है तो वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है. ठीक है, तो जब वो करंट ड्रॉ करता है, तो जब वो करंट हाँ, इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा करंट जब ये ड्रॉ करता है तो ये आपके सिस्टम के ऊपर लोड डालता है. आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, लेट्स से ट्रांसफार्मर है, तो उसके ऊपर ये बहुत बड़ा लोड डालता है. इसी वजह से जो वापडा है वो फैक्ट्रीज को पेनलाइज करती हैं कि आपने कैपेसिटर बैंक्स लगाने हैं ताकि वो जो सर्ज करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, वो कैपेसिटर बैंक से आपकी मोटर को मिले, वो ग्रिड से ना वो खींचे. ठीक है. तो आप देखते हैं ना, आपके गांव में एक ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, यकदम सब लोग एसी लगा लेते हैं. एसी जो है इट्स एन कंप्रेसर होता है, उसमें इंडक्शन मोटर है. ठीक है, सो ऑल ऑफ अ सडन द सर्ज करंट इज एक्सट्रीमली हाई. दैट इज व्हाई आप लोगों का जो ट्रांसफार्मर है वो उड़ जाता है. ठीक है, बिकॉज इंस्टेंटेनियस करंट ड्राइंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो वैसे जस्ट ये आपको वो रिलेशनशिप आपको दिखा रहा है. ये आगे हम देखेंगे कि इसका जो टाइम डोमेन में आपका इसका इक्वेशन कैसे है, वहां से आपको पता चलेगा कि ये इनिशियल करंट कितना ज्यादा होगा, कैसे की रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, इसको एक और एंगल से हमने अभी इसको एंगुलर स्पीड के एंगल से देखा है. इसी सिस्टम को हम देखेंगे फ्रॉम द एंगल ऑफ टॉर्क, कि अगर आप मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया कि एंगुलर स्पीड और टॉर्क में अगर आप इंटरेस्टेड हो, वहां पर हमने एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में देखा है. ठीक है, कि कितना शाफ्ट तेजी से रोटेट करेगा जब इतना वोल्टेज होगा. यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में देखना चाहते हैं. ठीक है, टॉर्क ऑफ द सिस्टम या एंगुलर मोशन ऑफ द और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम. बाकी सिस्टम वही है, सिंबल्स थोड़े डिफरेंट है. वही अप्लाइड वोल्टेज है, आपका बैक ईएमएफ है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, और रोटर है आपका, आर्मेचर करंट है. ठीक है, देखें ट्रांसफर सिस्टम आपका बदल गया है. यू वांट टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड आउटपुट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ये बताएं कि ये आपको नजर आ रहा है, इक्वेशंस नजर आ रहे हैं आपको? यस सर. There is a reason मैंने ये दोनों एक जगह पेस्ट किए हैं, because there is some proof, so I want to just jump into the second page. So this is page 1 and page, so these are 2 pages pasted over. देखिए तकरीबन वही है जो अभी हमने पढ़ा है, just वो symbols different है, but वही ये बैक. okay,
ये आपका बैक ईएमएफ है, ठीक है। इसी तरह है ना बैक ईएमएफ, वही है, कांस्टेंट है, लेकिन हमने ओमेगा को डी थीटा और डी टी में लिख सकते हैं ना। Yes, sir. Yes. वही है जो हमने पिछली उसमें स्लाइड में पढ़ा था, सही है sir. यही है, बस जस्ट सिंबल्स, क्योंकि सिंबल्स बदल गए हैं, ठीक है। हमने क्या कर लिया है, जस्ट ओमेगा को डी थीटा और डी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लिख लिया हमने। अच्छा, अगर हम के बी इज सम कांस्टेंट, और अगर हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो फिर क्या आएगा, ये आएगा ना, इसी का हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है, ठीक है। Yes, sir. ये कौन से वाला इक्वेशन है, वही वाला है ना। ये वो इक्वेशन 1 है सर. जब हम मोटर सर्किट पर अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, तो आर ए आई ए प्लस एल एस, एस आई ए कहाँ से आया है, प्लस वी बी प्लस इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, ये कहाँ से आया है, ये अभी अभी हमने किया है। इंडक्टर से सर. एल डी, इंडक्टर ये है ना, इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, डी आई और डी टी है ना, यस सर। तो उसका आप लेप्लास Laplace ट्रांसफॉर्म किधर गया, ये है, ठीक है, तो यही इक्वेशन। जस्ट इसमें सिंबल्स बदल गए हैं। आपका और टॉर्क आपका किसके बराबर है, वही कुछ कांस्टेंट है, इज अ कांस्ट, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोटर टॉर्क कांस्टेंट, किताब में लिखा हुआ है, इनटू आर्मेचर करंट, ठीक है। और इससे हम वैसे इसी इक्वेशन से हम ये फॉर्म कर सकते हैं, दोनों एक ही है, मतलब करंट इज इक्वल टू वन वर्ड इनटू टॉर्क। ये बताएं कि इस केस में टॉर्क आउटपुट है कि इनपुट है, इक्वेशन 2.147 में बताएं। आउटपुट है सर। Very good, it's output because we apply voltage, it causes some current and that current induces the torque, ठीक है। तकरीबन यही इक्वेशन है, इन्होंने इसको जस्ट मैनिपुलेट किया है और इसमें वैल्यूज डाली हैं करंट आई ए की। चलो ये मैं लिख लेता हूँ। क्या इक्वेशन था, एल एस आई ए प्लस आर ए आई ए प्लस बैक ईएमएफ किसके बराबर था, VB. हाँ ओमेगा। हाँ इसके बराबर है ना, प्लस क्या के बी एस थीटा एम, ई आई, ठीक है। और हमने देखा कि वहां पर हम आई आई ए को हम कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क का क्या रिलेशनशिप था, टी एम इज इक्वल टू
what to KT into IA. IA, तो हम IA को ऐसे लिख सकते हैं, यानी आर्मेचर करंट को चलें, always try to say it like this, armature, not IA, because IA doesn't conveys any meaning. So the armature current is equal to 1 over the motor constant KT into the torque of the motor. ठीक है, ये इसमें IA की वैल्यू इस इक्वेशन में, insert this value of the armature current into this equation and you will get it, and you will get this equation. ठीक है, 2.149 इक्वेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है, आप यहां पर देखें, पिछले उसमें स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो टॉर्क है, जो मोटर से टॉर्क मिल जाता है, उसको आउटपुट टॉर्क जो है मोटर का, वो कहां पर डेसिपेट होता है, वो शाफ्ट में डेसिपेट होता है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी उसको कुछ एंगुलर मोशन देने में, और प्लस ओवरकमिंग द फ्रिक्शन. ठीक है, जो विद फ्रिक्शन कांस्टेंट. तो ये हमने लिखा था प्रीवियस स्लाइड में. ठीक है, फिर इसी से आपके पास ये इक्वेशन आ जाता है, इक्वेशन 2.151. सिर्फ आपने क्या किया इक्वेशन के, इसमें जो टीएम की टॉर्क की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 2.150 की टॉर्क की, वो आपने इसमें यू इंसर्टेड इट हियर. ठीक है, Yes, sir. इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिखें, और इससे ये इक्वेशन आप हासिल करें. ठीक है, ये इक्वेशन है क्या, 2.153. What does it show? It shows the relationship between the angular motion, theta m, over the applied voltage. ठीक है, अच्छा ये लिख लें, ये बहुत शॉर्ट सा वो है, मैनिपुलेशन है अलजेब्रिक, ये खुद कर लें कि ये कैसे उन्होंने, ये इक्वेशन कैसे आता है इससे. इट्स एन इंटरेस्टिंग बट इजी वे, ये यहां से आया है. ठीक है, तो ये जस्ट एक अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करें और इसको ट्राई टू जस्ट डिराइव दिस वन. तो ये आपके पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है. अच्छा, इसमें यानी स्टैंडर्ड फॉर्म्स के का क्या मतलब है कि ये अगर आपके पास इस फॉर्म का इक्वेशन हो, s इंटू एस प्लस के डिवाइड बाय s इंटू एस प्लस अल्फा, ये बताएं कि ये इस फॉर्म में हम क्यों लेकर आते हैं. हमने ये इक्वेशन जो है ये थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लेकर आए हैं. मकसद क्या है इसका? Why are we bringing it into this form? कि सर डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर सर हम लोग इसका जो है आंसर निकाल सके सर. मॉडलिंग जो हो, हमें डिफरेंट सिनेरियोज हो, उनमें वैल्यूज डाल के तो हमें आंसर मिल जाए अपना फाइनल. ठीक है, ये इस इक्वेशन से 2.153 से तो आपको तो पता चल सकता है. ठीक है, इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में s इंटू एस प्लस अल्फा, इसको लाने में सिर्फ फायदा ये है कि आप आसानी से इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, और इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप ले लें तो आपके पास सिस्टम का सोल्यूशन आ गया. तो सिस्टम का सोल्यूशन ये मतलब है कि आपको मालूम है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
इनपुट वोल्टेज के साथ ऐसे वेरी करता है। ठीक है। अच्छा, आप देखें इस इक्वेशन 2.153 में कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें बताएं मुझे कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं 2.153। सर के कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ठीक है। कांस्टेंट है, और के अच्छा ये ठीक है, KT जो है वो मोटर टॉर्क कांस्टेंट है, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA कांस्टेंट है, JM मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, और DM क्या है? ये सर ये भी कांस्टेंट है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट है। ठीक है। और आपके पास KB क्या है? बैक EMF कांस्टेंट, जिसको हम हाँ बैक EMF कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये सारे कांस्टेंट हैं। ये सारे कांस्टेंट आपको अगर मतलब इस इक्वेशन से यही पता चलता है कि अगर आपको ये सारे कांस्टेंट मालूम हो तो आप ये मतलब देन यू हैव ओनली वन अननोन इन द सिस्टम। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब ये देखते हैं कि ये कांस्टेंट कैसे हाउ विल वी डिटरमिन दीज कांस्टेंट्स। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमिन करेंगे। ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, और बाकी इसमें से हम आर्मेचर रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो ये दो कांस्टेंट्स मेरे ख्याल में वी विल डिटरमिन दीज टू कांस्टेंट KT एंड KB फॉर द मोटर। ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, वही तस्वीर आ गई ना, मैंने आपको बताया था ना कि ये एक मोटर है, दूसरा ड्रिवन शाफ्ट है। ठीक है। और let's go to the previous slides. ये हमने किया है ना। ठीक है। और ये भी देखें, इक्विवेलेंट शाफ्ट है, because you want equation is in this form. अच्छा, तो हमने इस पूरे सिस्टम का JM जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम है, वो किसके बराबर है? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मोटर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू रेशियो ऑफ द गियर टी। इसकी समझ आ रही है? यस सर। ये हमने जो पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि अब हम इक्विवेलेंट सिस्टम बना रहे हैं, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इक्विवेलेंट फ्रिक्शनल कांस्टेंट होगा। हमने कहा था कि वो बराबर होगा रेशियो ऑफ द टीथ्स ऑफ इसके बाद नंबर ऑफ टीथ, ये देखें, number of teeth of gear on the destination shaft divided by number of teeth on the source shaft. ठीक है। तो यहां पर हम चाहते हैं कि हम so it's equal to the moment of inertia of the motor or the armature plus moment of inertia of the load shaft. JL means the load shaft into the ratio of the teeth, plus similarly the equivalent frictional constant is equal to the frictional constant of the armature winding plus the DL, which is the frictional constant of the load into the ratio of their teeth. इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो आपको नजर नहीं आ रही है? नो सर। अच्छा, ये याद रखें कि उस केस में हम शिफ्ट कर रहे थे, वो जो पिछले उसमें केसेस में हम शिफ्ट कर रहे थे फ्रॉम दिस टू दिस सिस्टम, एंड देन वी वर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट सिस्टम।
इस केस में we are moving from this to this and finding the equivalent system. ठीक है, आपको आपके पास ये कांस्टेंट मिल गए हैं. अब so in this equation 2.15c, the moment of inertia of the system is now defined. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम ये बाकी कांस्टेंट कैसे डिटरमिन करें. ठीक है, let's have a look at the equation 2.149, which is this one. ठीक है, और इसमें इंडक्टेंस इंडक्टेंस जो है, चूंकि ये it's a small value compared to the other values, so let's say we put it the inductance of the motor equal to 0. इसमें LA 0 करें ना, तो आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगी. इक्वेशन 2.149 से ये इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है ना. LA is constant, the inductance of the motor is 0. ठीक है, we agree on this. अच्छा, अब जब आपके पास इससे ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, अब इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. यू टेक द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट. ठीक है, ये देखें कि इसमें जो ये देखें कि इससे ये कैसे आ गया. S इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा जब हम इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं. इसको जरा देखते हैं. आपके पास है d रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें और इनिशियल कंडीशंस को 0 कंसीडर करें तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका किसके बराबर होगा. एस थीटा के बराबर होगा ना. यस सर. अच्छा, तो अगर हम इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें, ठीक है, तो ये इस किसके बराबर है. डी थीटा और डी टी के बराबर है. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं. ओमेगा. ओमेगा कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, तो वही है, इन्होंने इसका सिर्फ इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है, बाकी टर्म्स तो उसी तरह रहेंगे, सिर्फ ये वो वाला एस थीटा एम को इन्होंने इसके बराबर लिया हो. राइट सर. ठीक है, सही है सर. अच्छा, इक्वेशन 2.158 देखें. Let me write it like this. Armature resistance divided by torque constant into torque of the motor.
plus back EMF constant into angular velocity is equal to what? ठीक है, applied voltage. वैसे ये बताएं कि जनरली मोटर्स में आपके पास जो मोटर्स हैं उसमें ये वेरी करता है, ये कांस्टेंट रहता है अप्लाइड वोल्टेज? नहीं, EA इज द अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट होती है या वेरी करती है? जनरली आपके पास कोई भी मोटर हो, आपके घर में फॉर एग्जांपल वाटर पंप है, उसके अंदर जो मोटर है, तो अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट है या उसकी वेरिंग है? कांस्टेंट है एग्जैक्टली 220 वोल्ट्स, या अगर 3 फेज हो तो ठीक है डिफरेंट होगा. ठीक है, तो वो कांस्टेंट होती है. तो अगर ये कांस्टेंट है तो फिर टॉर्क भी कांस्टेंट होगा और उसका जो एंगुलर हाँ वो भी कांस्टेंट होगा. ठीक है, अच्छा इसको हम अच्छा इससे टॉर्क की वैल्यू हम लिख लेते हैं इससे. तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी अगर इसी इक्वेशन को हम मैनिपुलेट करें? तो ये बराबर होगी ये बराबर होगी माइनस KT KB divided by armature resistance into angular speed प्लस किसके बराबर होगी? EA into KT. KT divided by resistance of armature into applied voltage. ठीक है, तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप यहां से आ गया है. अच्छा आगे देखते हैं इसको. वही इक्वेशन है, हमने इस तरह लिख लिया है. ठीक है, अच्छा ये देखें आप लोगों का. तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, इससे आप ये जो इक्वेशन है इससे ये ग्राफ बनता है. अगर आप टॉर्क और एंगुलर स्पीड के बीच में एक प्लॉट ड्रॉ करें. अच्छा एक और यहां पर देखें, ये बताएं इस इक्वेशन 2.159 को देखें और ये बताएं कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? इक्वेशन 2.159 को देखें और मुझे बताएं कि टॉर्क जो है वो कब मैक्सिमम होगा? सर जब वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जो है हमारे पास मैक्सिमम होगी या उसके साथ और ठीक है, जो रेशियो है सर ये K/R का. ठीक है ठीक है ठीक है. और ठीक है, ये भी हो सकता है ना कि अगर ये एंगुलर स्पीड जो है वो बहुत कम हो गया सर, ये भी है. ठीक है, तो आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो. ज्यादा हो. ठीक है. ठीक है, इसको हम कहते हैं नो लोड टॉर्क या स्टॉल टॉर्क कहते हैं. ठीक है, तो जब मोटर जो है ना वो नो लोडिंग कंडीशंस पे होता है. ठीक है, तो
उस केस में जो है उसका टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और अच्छा, सर बट ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहा इनपुट वोल्टेज के हम्म, साथ? क्योंकि जब हम वोल्टेज जब हम उसको देते हैं सर 220 से 240 वोल्ट्स, तो सर वो तो फिर उसको टॉर्क पे वो कन्वर्ट करता है ना उसको रोटेशनल स्पीड में। हम्म। देखिए वो दो चीजों में, जब आप अप्लाइड वोल्टेज देते हैं तो वो टॉर्क, और उसको हम कहते हैं स्टॉल टॉर्क या नॉल, ये कहते हैं हम उसको स्टॉल टॉर्क। तो हम देखते हैं कि हमेशा याद रखें, आप किसी भी उसको रोटेट करने के लिए, मतलब जो रोटेशनल मोशन आप देते हैं उसमें दो चीजें आपको चाहिए। एक तो आपको फोर्स चाहिए, और दूसरा उसकी एंगुलर स्पीड, कित आपको रिक्वायर्ड स्पीड होता है, या अगर मोटर का शाफ्ट है तो उस मोटर शाफ्ट की पावर क्वालिटीज ये हैं कि उसका व्हाट डज द टॉर्क डिटरमिन्स, टॉर्क एक्चुअली डिटरमिन्स द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मोटर, ठीक है। एंगुलर स्पीड तो आपको पता है ना कि आपको कितनी एंगुलर रोटेशन चाहिए, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे आप दरवाजा खोल रहे हैं, ठीक है, तो आप मोटर ने जब ये लेट्स से डोर खोलना है, तो एक तो उसको एक फोर्स चाहिए ना टू बैलेंस द वेट ऑफ द डोर, so that's your required torque, and then you want to open this door at a certain speed, ठीक है, that's your angular motion. So your requirements for let's say opening the door are two, यानी मोटर के लिए दो रिक्वायरमेंट है। एक तो ये है कि उसका शाफ्ट उसके दरवाजे के लोड को बर्दाश्त कर सके, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एंगुलर स्पीड, यानी कितनी स्पीड से इस दरवाजे को खोले। तो कुछ समझ आ गई आपको? जी सर सही है बिल्कुल। ठीक है। सो यू नीड टू थिंग्स in that case. So in any case the voltage is constant, but omega, अच्छा एंगुलर स्पीड को आप कैसे जीरो करेंगे? ये जो है ना, जनरली मोटर की टॉर्क जो है वो डायनामोमीटर से मेजर की जाती है, ठीक है, इट्स अ मेजर्ड क्वांटिटी। तो आप डायनामोमीटर क्या करता है? डायनामोमीटर डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ द मोटर, और उस डायनामोमीटर के जरिए आप डिटरमिन करते हैं कि इस मोटर की टॉर्क कितनी है, कितना फोर्स आपको ये प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ स्टॉल्ड टॉर्क, ठीक है। तो वो इन कांस्टेंट्स के बराबर है। सिमिलरली उसी इक्वेशन से, इक्वेशन 2.159 से आपको ये भी पता चलता है कि इस टॉर्क का और एंगुलर स्पीड का बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो भी नेगेटिव है ना। इसी इक्वेशन को आप मैनिपुलेट करें, ओमेगा, अगर यही इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड हम लिखेंगे तो अगेन इट्स रिलेशनशिप विद टॉर्क इज नेगेटिव, ठीक है। तो अगेन आपको, मैंने आपको कहा था कि टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड they convert into each other, ठीक है, the way the potential energy converts into a kinetic energy, so the torque and the angular speed converts into each other, ठीक है। तो इससे आपको जो in case the torque, this one is zero, तो जो आपका जो आपका एंगुलर वो इसके बराबर होगा, और इसको हम कहते हैं नो लोडिंग स्पीड ऑफ द मोटर, वो इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी इक्वेशन से आप डिटरमिन कर सकते हैं। और सर ये हमारे पास ठीक है। जनरलाइज्ड इक्वेशन है ना सर, जो आपने अभी स्टार्ट में सर आपने एग्जांपल दी थी सर, इसकी जो वाइपर सिस्टम है सर व्हीकल्स में होता है, तो सर हम वहां पे भी ये ठीक, अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और अप्लाई करने का मतलब क्या है आपका? सॉरी।
सर मतलब जो फिनोमेना वहाँ पे होता है सर, जिस उसमें हम वेरिएबल कर लेते हैं ना, मतलब स्लो स्पीड से भी हम चला सकते हैं वाइपर्स, इसको फास्ट भी कर सकते हैं बाय वो सर चेंजिंग द नॉब। सो सर उसकी मतलब मैं कहता हाँ हूँ उसके हाँ पीछे भी बैकग्राउंड में ही सिस्टम है, मतलब इसको मॉडलिंग अगर हम करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसका जो इसका इसका प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा है। अच्छी मिसाल ये है ना, जब मोटर फ्री रनिंग कर रही होती है, आपने उसको किसी शाफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया होता है, तो उसकी आरपीएम्स बड़ी ज्यादा होती हैं। इट हैज हाई हाई आरपीएम्स। जब आप उसको कनेक्ट कर लेते हैं मोटर को, तो उसकी आरपीएम स्लो हो जाती है, क्योंकि आपने उसको लोड के साथ कनेक्ट कर लिया है। ठीक है। जो आपका यही रिलेशनशिप है, लेकिन वो रिलेशनशिप इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वहां पर तो हम बहुत कम, मतलब स्पीड रेशियो चेंज, द चेंज ऑफ स्पीड is not that high. The ratio of changing speeds is not that high, but otherwise it's the same thing. जी सही सर। ठीक है। अच्छा, तो आप जो है वो KT इसमें आप डिटरमिन कर सकते हैं, अगर आपके पास, देखें, अगर आपके पास ये हमेशा याद रखें कि टी स्टॉल जो है ये मेजर्ड क्वांटिटी है, ये हम डायनामोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। ई है, आपको पता है अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, तो आप ये रेशियो आपको पता चल सकता है KT ओवर RA, which is the torque constant divided by the ratio of the armature resistance। तो अगर आपके पास मोटर हो, ठीक है, और आपके पास उसका क्या हो, उसके पास अब आपका स्टॉल टॉर्क हो डायनामोमीटर के थ्रू आप मेजर करें, और आपके पास इनपुट वोल्टेज भी मालूम हो, तो आप ये दोनों कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं, KT और RA का रेशियो मालूम कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली ये आप मेजर नहीं कर सकते हैं किसी भी मोटर के साथ। ये स्पेसिफिकेशंस आपकी दी गई होती हैं कि ये स्टॉल टॉर्क इसका इतना है। ठीक है। इसी तरह आप बैक EMF का, यू कैन डिटरमिन द बैक EMF कांस्टेंट विद दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू, बिकॉज अच्छा, ओमेगा नो लोड कैसे आप मालूम कर सकते हैं? प्रैक्टिकल तरीका बताएं। पहले तो ये बताएं कि ओमेगा है एंगुलर स्पीड है ना, एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर क्या है? एक्चुअली आरपीएम्स है, रेवोल्यूशंस पर मिनट है। इसी तरह है ना, आरपीएम्स किसी यस मोटर सर। के हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, करते हैं या यूजुअली? एनीवन? जी, टैकोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं। यस तो सर मैंने टैकोमीटर फुल लैब में किया था। किया था, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब कि आपके पास आरपीएम्स मालूम है, आपके पास इनपुट वोल्टेज मालूम है, तो ये आपके पास मालूम है। ठीक है। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ डिजाइन हम कर रहे हैं। अदरवाइज आपको ये मोटर की ये नो लोड स्पीड और स्टॉल टॉर्क उन्होंने स्पेसिफाई की होती है, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग इनटू दीज डिटेल्स। ये एग्जाम्पल कर लें, ठीक है। ये इस एग्जाम्पल में सिर्फ ये है कि आपके पास उन्होंने सारी वैल्यूज दी हैं, ये वैल्यूज आपको मालूम है, और आपको नंबर ऑफ टीथ्स भी मालूम है, और आपके पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। तो आपने ये सारे कांस्टेंट्स, you will determine this all constant and just write this transfer function equation। ठीक है। और देखें इसका 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 मतलब क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका इनपुट ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है बेसिकली। तो इसका मतलब यही है ना, इनपुट सॉरी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू दैट इक्वेशन, S, ये 0 है, इंटू S plus 1.667
एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये आपका सिस्टम इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इनपुट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना आउटपुट जब आप डिटरमिन करेंगे। दिस इज हाउ योर इनपुट, सो दिस रिप्रेजेंट्स सिस्टम प्रॉपर्टीज। ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, वी कॉल इट द सिस्टम प्रॉपर्टी। दिस इज द सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट। सो ये जो है आपका बिल्कुल सिस्टम इक्वेशन है आपका, ठीक है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसके देता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपका घर है, ठीक है, यू हैव योर होम, सो उसका ट्रांसफर इक्वेशन कैसे होगा? लेट्स से ये इंडोर्स का टेम्परेचर है, ठीक है, आपके घर के अंदर ये आपका आउटपुट है, ठीक है, और ये आपका सिस्टम ट्रांसफर इक्वेशन है जी, ठीक है। ये इक्वेशन आपका कैसे हेल्प कर सकता है? This is for your house. Let's say Ti is the it's the temperature of the inside your house. T out is the temperature outside your house. Let's say आज क्या टेम्परेचर होगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई गेस लगाएं, कोई तो बता सकता है ना? यस सर, 34 तक होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये इक्वेशन आपका, लेट्स से आपको ये डिटरमिन हो कि ये 34 है, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका क्या हेल्प कर सकता है? सर हम इनलेट अपना निकाल सकते हैं। You can determine the inlet temperature, sorry, not indoor temperature at any time, provided you have the transfer function of your house. ठीक है, तो transfer function is nothing but actually it's the thermal resistance, because even if outdoor temperature is 34, let's say, or 35, in a normally insulated house the indoor temperature will be lesser than this. इसी तरह है ना? जी सर बिल्कुल। इंडोर टेम्परेचर तो हमेशा कम होता है ना आउटडोर टेम्परेचर से, क्योंकि आपका घर जो है वो थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। यस सर। सो ट्रांसफर फंक्शन का जस्ट आई वांटेड टू टेल यू कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, आप एक काम करें, आप लोग जो है इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें। तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन देगा। नाउ यू कैन डिटरमिन इट्स इक्वेशन बिकॉज यू हैव एवरीथिंग हियर। Okay, so the last one is also an interesting system. And this system is based on the law of conservation of energy. So it's an electrothermal system. ठीक है, इसका टाइटल भी लिखा हुआ है, it's the thermal modeling of a water heat. तो आपका कोई हीटर है जो कि it's installed in, एक सिंपल वाटर हीटर है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है, और ये आपका मतलब हीटर क्या है, इट्स थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस है, इसके अंदर यू हैव सम वाटर इनसाइड इट, ठीक है। ये वाटर कंटेनर है, इसकी डेफिनेटली कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, और कुछ हीट ट्रांसफर, हीट मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो हीट लॉसेस ज्यादा होंगी, ठीक है। हम यूजुअली थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ये क्या है वैसे, हीट ट्रांसफर तो पड़ा हुआ है ना? सर ये कन्वेक्शन कोफिशिएंट। हाँ, कन्वेक्शन कोफिशिएंट, ये क्या डिटरमिन करता है?
सर ये मतलब डिपेंड कर रहा है कि कितना जो हमारा सर उस पे, अगर लेट्स सपोज सर एयर का फ्लो ज़्यादा है या इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो उस लिहाज से ये फिर ट्रांसफर जो है सर हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो जाएगा। Exactly. Yes, it tells us how the heat will be transferred from this surface to the air. ठीक है, हवा से, ठीक है, क्योंकि हमें जब ये पता हो कि इस यहाँ से हवा को कैसे एयर ट्रांसफर होती है, ठीक है, so we can determine the heat losses by this system. अच्छा, अगेन हमें इस सिस्टम से हीट, why would we be interested to know the heat losses from let's say this water container? From the point of view of the design of a heating system. सर हम हीट डेसिपेशन को रोकना चाहते हैं, तो सर ताकि बाहर ना जा सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जो आउटपुट मिल सके। ठीक है, that's the one way of looking at it. You want the चेंज heat कर losses सकते to हैं be, हम लोग। जी ये सर ताकि उस हिसाब से फिर हमारा सर जो हमने इंस्टॉल किया है सर ये इनपुट वोल्टेज वगैरह और ये जो सिस्टम है सर पूरा। वेरी गुड, ठीक है, हम सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं ना, मुझे हीट लॉसेस का पता हो तो तभी मैं उतना ही, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कीप द वाटर टेम्परेचर at some constant value, let's say around 50-60 degrees centigrade, and I also know the losses of the system. So only then मुझे जब हीट लॉसेस का पता होगा तो तभी मुझे पता हो, तभी then I can know that how much input energy I need to keep the water temperature at some constant value. So that is why I need to know the losses of the system, and then I will be able to design a very good system in which I can keep the water temperature at some fixed value. ठीक है, so that's the purpose of this system. अब आप इस control system को देखें, this is an interesting analysis. ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस के थ्रू आपको हीट प्रोवाइड करता है. दिस इज योर क्यू इन, दिस इज योर क्यू आउट. क्यू आउट जो है आपके लॉसेस हैं, क्यू इन जो है आपका हीटर से इनपुट है. तो वाटर टेम्परेचर, ठीक है, तो क्यू इन माइनस क्यू आउट क्या होगा आपका? दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी ना. यस सर, नेट वो नेट स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी. लॉसेस माइनस इनपुट माइनस लॉसेस से आपको जो है नेट आपकी जो दैट स्टोर एनर्जी एक्चुअली डिटरमिन्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. इसी तरह है ना? एग्जैक्टली सर. ठीक है, जो कि आपको यहां से पता चल, दिस इज द व्हिच इज इक्वल टू m mass of the water into specific heat capacity of the water into the temperature difference of the water, delta TW. ठीक है, that's the net heat stored in the water. इसी तरह है ना. वैसे डेल्टा TW किसके बराबर होगी? ये डेल्टा TW जनरली हम इसको कैसे लिखते हैं? टी ये विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम लिखते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लेट्स से, या टी नाउ माइनस टी बिफोर. ठीक है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया वाटर में. लेट्स से सप्लाई वाटर टेम्परेचर 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड था, आप उसको 60 तक ले गए, तो डेल्टा टी विल बी हाउ मच? From 30 you took it to 60. So 30. ठीक है, delta T will be, so that's your, and that value is equal to T final minus your T initial value. Delta T actually determines the MC, and delta T actually determines the amount of heating energy you need to give to the water. तो फॉर एग्जाम्पल आप बड़ा आसानी से आप मालूम कर सकते हैं कि पानी के लिए कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वो आप इससे मालूम करें इस इक्वेशन से. MC delta T, that's it.
ठीक है, बट इट्स इग्नोरिंग द लॉसेस, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। सो वही इक्वेशन है, जस्ट उसका मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है। और mc तो कांस्टेंट है आपका, सिर्फ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है, ठीक है। ये q नेट इसके बराबर है, q in माइनस q at इज इक्वल टू q stored। अच्छा, q in किसके बराबर है? I square r के बराबर है। दिस इज द हीट dissipated by the resistance when you have some voltage। इसी तरह है ना? जी सर। अच्छा, माइनस q out किसके बराबर है? ये पानी का टेम्परेचर है ना, और ये बाहर Ts है, या आउटसाइड टेम्परेचर है, या इस सरफेस का टेम्परेचर है Ts, ठीक है। जी तो सर। ठीक है, तो लॉसेस जो है वो Ts Tw minus Ts, that's the temperature difference, and the heat loss is proportional to this temperature difference, ठीक है। और Yes, sir. डिवाइडेड बाय दी RT, टोटल रेजिस्टेंस। इसी तरह है ना, आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा, ऐसे ही है। सही है सर। RT Yes, किसके sir. बराबर होगा? थर्मल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? एनीवन? सर वो 1/h into A सर। बस नहीं सर, दूसरा उसका कंडक्शन का भी आ जाएगा, कंडक्शन के पैरामीटर्स भी लिख लेंगे। एग्जैक्टली तो कंडक्शन और इसका कन्वेक्शन दोनों। L divided by KA plus 1 divided by H। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्ट रिलेशन मुझे याद नहीं है, आप लोगों को ज्यादा याद होगा, ठीक है। सो ये थर्मल रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट एन अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसको इस फॉर्म में लिखें, ठीक है। अच्छा, RT को मल्टीप्लाई किया गया है, इसको इस फॉर्म में लिखें। ये आसान सा है, आप खुद भी ये कर सकते हैं। जी सर, सही है सर, समझ आ गई इसकी। ठीक है, इसको I जो है वो किसके बराबर है? V by R के बराबर है, तो ठीक है। एंड देन यू हैव दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। QRS जो है यही है, यानी Q इलेक्ट्रिक है, Q रेजिस्टेंस को हमने, यानी हीट Yes, ट्रांसफर sir. due to losses in resistance is actually the electric heat that you are providing to it, ठीक है। Yes, sir. और अब आप इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें, फिर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें, और आखिर में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। जो लास्ट में इक्वेशन लिखें, तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया है सिस्टम का, ठीक है। और ट्रांसफर फंक्शन आपको ये क्या बता रहा है? ये किस चीज का ट्रांसफर फंक्शन है? अच्छा, वाटर हीटर सर। या कंट्रोल फॉर्म में आपको क्या बता रहा है ये इक्वेशन? सर जितना ज़्यादा सर ये हमारे पास रेजिस्टेंस हीट होगी सर, उतना ज़्यादा वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हाँ, और या इन अदर वर्ड्स ये आपको बता रहा है कि वाटर टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द Q, I mean the electric heat supplied divided by some ratios of the constants plus the outdoor temperature Ts or the surface temperature of the container, ठीक है। तकरीबन Ts और To लगभग थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ एक जैसा होता है, ठीक है। तो plus Ts, so there are, see the temperature of the water depends on the
this is how you can control the temperature of the water by controlling this, but maybe you cannot control this. Outdoor control कर सकते हैं ये outside temperature या outside surface. सर मिनिमाइज तो कर सकते हैं इसका इफेक्ट, मतलब सर वो कुछ इस टाइप की एनवायरनमेंट भी करना पड़ेगा सर, इसको सर्टेन कंट्रोल टाइप की एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी, तब वो कंट्रोल, अदरवाइज इट्स अ वेरिएबल। मतलब रियल लाइफ में ये आपका वेरिएबल होता है, आपका कंटेनर कोई बाहर पड़ा है या लेट्स से ये आपका घर में पड़ा हुआ है, तो आपके कभी एक काम करें, मैं खुद करना चाहता हूं, आप जो है वो इंडोर टेम्परेचर ऑफ योर हाउस इसको प्लॉट करें, इसको देखें कि इसमें पूरी दिन में इसमें वेरिएशन कितनी आती है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इट। Maybe you can see that the variation is small and we can consider it as constant, maybe, ठीक है। but once you आप उसको measure करें, measure आप इस तरह करें कि आप let's say hourly readings लें, हर घंटे की readings लें temperature की, अपने घर की indoor की, और then you plot it over the entire day or maybe over 24 hours, then you will see that maybe it's a little bit it's something like this. ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका टाइम है, तो और ये हम सुबह से स्टार्ट लेते हैं और कुछ इस तरह का होगा नहीं? जी सर, स्लाइड कर पाएगा हल्का सा, ठीक है। मैथमेटिकल तरीके हैं जिसमें हम ये इस तरह का कुछ कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। सर अभी जिसमें आपने एग्जांपल दी है ये वाली सर, कि हम ये अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये तो हम सर सिंपल भी कर सकते हैं ना, मतलब आई थिंक तो इससे सर जो हमने रीडिंग्स वगैरह लेनी होंगी वो तो हम उसी तरह लेंगे जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं, तो इसमें सर ये फिर मैथमेटिक्स कहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है? नहीं, दोबारा बताएं, मैं दोबारा बताएं, सॉरी सर। ये जो अभी आपने एग्जांपल हमें बताई है ना कि हम लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट सा, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हम विदाउट द एड ऑफ मैथमेटिक्स और ये सर ये मैथमेटिकल मॉडलिंग सर जो हम अभी कर रहे हैं, ये तो हम इसके बगैर भी कर सकते हैं बाय सिंपल कन्वेंशनल मेथड, कि सर बस हर घंटे हर 2 घंटे बाद हम जस्ट रीडिंग्स ले लें और उसको जस्ट प्लॉट कर लें। सो वेयर डज इट मैथमेटिक्स सर इसमें कहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है फिर? मैं जस्ट इसमें सिर्फ मेरा वो ये है वैसे मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल टीएस डिपेंड्स ऑन दी थर्मल रेजिस्टेंसेस प्लस द आउटडोर टेम्परेचर। मैं आपको बताऊं, टीएस इज द सरफेस टेम्परेचर, राइट, एंड दिस डिपेंड्स ऑन टीओ, ठीक है। हम जो एक्सपेरिमेंटली हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में ये एक आसानी ला सकते हैं कि हम कह दें कि टीएस कांस्टेंट है लेट्स से, तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा। वो फिर डिपेंड करेगा सिर्फ रेजिस्टेंसेस ऑफ दी थर्मल रेजिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जस्ट कहने का मकसद ये है कि आप you just think over कि how should I determine these values. So thermal resistance is a kind of is a constant. आपके पास thermal conductivity और overall heat transfer coefficient की values होंगी, ठीक है जी सर, बिल्कुल डिटरमिन कर सकते हैं। इसमें जो दो, पहले तो मकसद क्या है? मकसद ये है वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल करना। वाटर टेम्परेचर कंट्रोल किस चीज से वेरी कैसे हो रहा है? एक तो कितना आप हीट दे रहे हैं वाटर को और कितने इससे लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। आप ये तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, कितना हीट आप दे रहे हैं, आप लॉसेस कंट्रोल कर सकते हैं। नो सर, मतलब उसके लिए फिर अलग से हमें सिस्टम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, कर सकते हैं इस तरह से कि हम वी कंट्रोल द थर्मल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। What we cannot control is the outdoor temperature, ठीक है, but we can determine the influence of outdoor temperature,
This is the significance of TS. इस इक्वेशन में आप TS की वैल्यूज डालते जाएं, आपको पता चलता जाएगा कि TS जो है वो आपके, सॉरी नॉट TS, the surface temperature, how is it changing the water temperature inside? जी सर सही। ठीक है, do you understand the story now? यस सर। ठीक है, अदरवाइज तो आप TS को आप मेजर भी कर सकते हैं, बट the purpose is not measuring the TS actually. The purpose is to determine how with the surface temperature still changing, how does it influences the water temperature inside the container. That's the purpose, because we want to actually control the water temperature. राइट सर बिल्कुल। So that's the significance of this equation, because it tells us that how the surface temperature, the outside surface temperature is influencing the water temperature inside the container. And I told you that TS, the surface temperature of this container, will be more or less equal to the outdoor temperature, TO. ठीक है? क्या करें? बस करें? यस सर यस काफी सर बस अब बहुत काफी हो गया। यस सर काफी। अच्छा, हम सैटरडे को एक क्लास लेंगे ताकि so that I can cover what we have missed. तो सैटरडे को हम किस टाइम क्लास लें? I will not take class tomorrow because